कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ऑलमाइटी इंस्टीट्यूट और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेकंड डे। ये जो हमारा 120 डेज लाइव है, अगले आपके 120 दिन मैं आपके साथ लाइव रहूंगा और तब तक हम लाइव रहेंगे, तब तक हम सिलेबस को अप्रोच करते रहेंगे जब तक हमारे एग्जाम नहीं आ जाते। इसमें आपको ऑलरेडी पूरा शेड्यूल मैं दे चुका हूं, जिसमें हम 74 डेज में इकोनॉमिक्स को करेंगे, जिसमें हम सारे चैप्टर्स करेंगे, उनके एमसीक्यूज करेंगे, केस स्टडीज करेंगे और जो हमारा करंट अफेयर्स जिसे हम बोलते हैं कि जो आपकी न्यूज़पेपर में से कुछ आपको न्यूज़ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो वाला भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, है ना। तो 74 डेज में हमने सिलेबस को खत्म करना है और 74 डेज में एमसीक्यूज को खत्म करना है और उसके बाद हमने सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना है। तो पूरा का पूरा अगर हम बात करें आज से लेके अगले 120 दिन तकरीबन जो हमारे पास है 120 दिन आपके साथ लाइव रहना है। और दूसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि कल से आपका बिजनेस स्टडी का बैच स्टार्ट होने वाला है और बिजनेस स्टडी का बैच में भी हमने क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर को अप्रोच करना है और चैप्टर को अप्रोच करेंगे अलग ढंग से, जिससे आपको क्या होगा, हर चीज यहां पर याद हो जाएगी। दिक्कत क्या होती है यार बिजनेस स्टडी में, आपको हर चीज सेम सेम से लगती है, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीजें आपको सेम लगती है ना, उसको याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम उस हिसाब से अप्रोच करेंगे कि आप हर चीज को माइंड में रख पाओ ज्यादा देर तक। और उसके बाद आपने केस स्टडी को कैसे अप्रोच करना है, आपको वो की पॉइंट्स दूंगा, की जो कीवर्ड्स दूंगा जहां पे आप क्या कर सकते हो, केस स्टडी को अप्रोच कर पाओगे। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं हमारा आज का डे 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जहां पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को सबसे पहले अप्रोच कर रहे हैं। एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, जिसने वो नहीं देखा सबसे पहले यार डे 1 को जरूर देख ले, उसके बाद आज का स्टार्ट करते हैं। आइए क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की बात करें। यार देखो गुड्स क्या होती है, गुड्स होती है सामान, है ना। हम अकाउंट्स में भी पढ़ते आ रहे हैं गुड्स और इकोनॉमिक्स में भी क्या आ गया हमारे पास, गुड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की बात करें, सबसे पहले गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक इंटरमीडिएट और एक फाइनल गुड। इंटरमीडिएट और फाइनल में क्या फर्क है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फाइनल गुड फर्दर 2 टाइप्स की है, दैट इज कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड की। इंटरमीडिएट गुड वो गुड्स होती हैं जो रेडी टू यूज नहीं होती, राइट है, ध्यान से वर्ड बाय वर्ड आप जाना। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो रेडी टू यूज नहीं होती। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोडक्शन लाइन के अंदर होती है। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती है जिस पे अभी कुछ वैल्यू ऐड करना बाकी है। मैंने 3 वर्ड्स कहे, इंटरमीडिएट गुड्स जो रेडी टू यूज नहीं है, इंटरमीडिएट गुड्स जो प्रोडक्शन की विद इन बाउंड्री लाइन है, और थर्ड हम बात करें जिस पे वैल्यू ऐड करनी बाकी है, वो सारी की सारी गुड्स आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। These goods are those goods which are purchased by one production unit from another production unit during the year for further processing और रीसेल। मतलब देखिए जी, अब आप दो टाइप के बिजनेसमैन हो सकते हो। सबसे पहले आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है, सेकंड आपका क्या हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकता है। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल परचेज करते हो, उसको कन्वर्ट करते हो फिनिश गुड्स में, देन उसके बाद सेल करते हो। तो मतलब अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया तो उसको बेचने के लिए मतलब उसको यूज करने के लिए तो नहीं खरीदा ना, उसको क्या करोगे, फर्दर रीसेल करोगे। मतलब उसको डायरेक्टली आप यूज नहीं करोगे, है ना, फॉर यूज के लिए नहीं, उसको फर्दर कन्वर्ट करके सेल करना आपने। सेकंड, अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज करना है तो उस पर अभी प्रोडक्शन करनी है, मतलब वैल्यू ऐड करनी है, तो दैट इज वाई वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड होगी। सेकंड आपका बिजनेस किसका हो सकता है, ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदा बेचा। जैसे किराने वाले होते हैं, उन्होंने बिस्किट परचेज किया 100 रुपीज के, क्या सेल भी 100 रुपीज में ही कर देंगे वो? 100 रुपीज वाला बिस्किट 100 रुपीज में ही सेल हो जाएगा? नहीं गाइज, अगर 100 रुपीज का बिस्किट है तो उसमें वो वैल्यू ऐड करेंगे, है ना, उसमें वैल्यू ऐड करेंगे, 10 रुपए अपना प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करेंगे, 110 में आगे रीसेल करेंगे। तो यहां पर बात ध्यान में रखने वाली ये होती है, इंटरमीडिएट गुड को ये मत समझ लेना है कि यार जो फैक्ट्री से निकल चुकी है वो फाइनल है। नहीं बेटा, मैंने 3 कंसेप्ट बताया और ये तीनों ध्यान से देखना। पहला, रेडी टू यूज नहीं हुए इंटरमीडिएट गुड, सेकंड विद इन प्रोडक्शन लाइन ऑफ बाउंड्री है, और थर्ड आपको बताया वैल्यूज येट टू बी एडेड। अब यहां पर जो रीसेल के केस में थर्ड वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है। आपने बिस्किट परचेज किया फर्दर रीसेल के लिए, अगर बिस्किट 100 रुपीज का परचेज किया तो फर्दर मैं 100 रुपीज में सेल नहीं करूंगा, मोर देन 100 रुपीज में सेल करने वाला हूं, राइट है। तो इट मींस वो क्या है, आपका इंटरमीडिएट गुड है। क्लियर है। अब जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इंटरमीडिएट गुड को,
इंटरमीडिएट गुड को परचेज करने के लिए उसको बोला जाता है इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या बोला जाता है गाइस? इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब सेकंड अगर हम बात करेंगे फाइनल गुड्स की, तो फाइनल गुड क्या है यार? ऑपोजिट टू इंटरमीडिएट गुड। अब मैंने बताया इंटरमीडिएट गुड कौन सी होती है? जो रेडी टू यूज नहीं है। तो फाइनल गुड कौन सी होगी? जो रेडी टू यूज है ना? रेडी टू यूज वाले गुड्स फाइनल गुड्स है, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुकी हैं, मतलब अब इसमें कोई प्रोडक्शन ऐड करनी बाकी नहीं है और ना ही इसमें वैल्यू ऐड करना बाकी है, उन गुड्स को बोला जाता है आपकी फाइनल गुड्स। क्लियर है? अब जो फाइनल गुड्स है वो दो टाइप की होती है, एक कंज्यूमर गुड और सेकंड कैपिटल गुड। देखो यार, फाइनल गुड्स होते हैं जो रेडी टू यूज है। अगर उसको रेडी टू यूज जो है, मतलब जो यूज है, और उसका यूजर कौन है? कंज्यूमर है। अगर कंज्यूमर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए खुद परचेज कर रहा है तो वो गुड्स हो जाएंगी कंज्यूमर गुड्स और कंजप्शन गुड्स। और अगर उन गुड्स को कौन परचेज कर रहा है? प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है, किसके लिए? फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो उसके लिए हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट गुड्स या फिर बात करें कैपिटल गुड्स। क्लियर है? ओके सर, तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं। कंज्यूमर गुड्स कह रहा है दीज सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। ये गुड्स कंज्यूमर के वांट्स को डायरेक्टली क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जांपल, आपने ब्रेड परचेज किया, आपने स्कूटर परचेज किया, आपने टीवी परचेज किया, ये सारी गुड्स होगी कंज्यूमर गुड्स। अब आइए बात करेंगे कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूरेबल गुड्स। गाइस, ड्यूरेबल का मतलब क्या था? ड्यूरेशन। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो आप यूज करते हो लंबे समय के लिए, मतलब जिनको खरीदा जाता है लंबे समय तक यूज करने के लिए। इनको आप एक दो दिन यूज नहीं करते, एक दो दिन के लिए नहीं खरीदते, इनको आप लंबे समय के लिए खरीदते हो। लाइक 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए ये गुड्स आपकी होगी कौन सी? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। समझ में आया? फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स होती है यार जिसकी लाइफ ना तो बहुत लंबी होती और ना ही लाइफ बहुत शॉर्ट होती है ना? मतलब शॉर्ट भी नहीं होगी और बहुत लंबी भी नहीं होगी। तो ये वो गुड्स होती हैं जिसको हम नॉर्मली 1 साल के लिए, है ना, 1 साल के लिए या उससे कम या उससे ज्यादा के लिए हम परचेज करते हैं, उसे बोला जाता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। लाइक फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी हो गया, शू हो गए, क्लोथ्स हो गए, इवन आपका सेलफोन हो गया। सेलफोन भी क्या, देखो जो पिछले साल था अब आपने चेंज कर दिया होगा, है ना, या फिर अभी तो छोटे हो। चलो नॉर्मली अगर बात करें, जो भी अगर अर्निंग कर रहा है तो वो हर साल स्मार्टफोन तो यार चेंज कर ही देता है, कपड़े तो चेंज उसके हो ही जाते हैं। क्लियर है? और अगर शॉप पे फर्नीचर है तो फर्नीचर भी यार चेंज हो जाता है 1 साल के बाद। तो ये सारी गुड्स क्या है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अगर अगला बात करें नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती है जिनको आप परचेज करते हो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन के लिए। मतलब क्या है? जो रीयूज नहीं कर सकते हम। ड्यूरेबल जिसको हम लंबे समय तक यूज करते हैं, है ना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल यूज करते हैं, वो ड्यूरेबल होगी। जिसको हम नॉर्मली 1 साल यूज करते हैं वो सेमी ड्यूरेबल होगी। अब नॉन ड्यूरेबल कौन सी है यार? नॉन ड्यूरेबल है मतलब खाया पिया हजम, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है, एक बार यूज किया एग्जिस्टेंस खत्म। जैसे दूध, आपने दूध पी लिया, है ना, शाम का टाइम है, पंजाब में तो यार रात को दूध पी के सोते हैं लोग, है ना, हालांकि पीना नहीं चाहिए, ये आदत है पंजाब की गंदी, 2 गंदी आदतें हैं पंजाब की। सुबह सुबह मतलब क्या, चाय चाहिए इनको। पंजाब वाले बहुत नशेड़ी होते हैं यार, मैं भी पंजाबी हूँ, है ना। सुबह सुबह मतलब आधे को तो गंदी आदत बेड टी की होती है, वो सबसे गंदी है बेटा। कीटाणु आपके पूरी रात के मुंह में और वो सुबह अंदर ही जा रहे हैं बेड टी में, है ना। और दूसरा रात को दूध पी के सोना, दोनों आदतें गलत है। बट क्या करें, अब दूध चलो आपने पिया, है ना, 10 बज के दूध आपने पी लिया। अब ये जो दूध पी लिया, क्या इसको दोबारा यूज कर सकते हो? है कहाँ भाई, वो तो अंदर चला गया, है ना, दूध है ही कहाँ। अब कहाँ से निकालोगे, कहाँ से रीयूज करोगे? नॉट पॉसिबल। आपने घी खाया, आपने ब्रेड खाया, आपने वेजिटेबल खाया, आपने समोसा खाया, बर्गर खाया, कुछ भी आपने खाया, मतलब जितनी भी ईटेबल्स हो गया वो आपकी होगी नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसे हम सिंगल टाइम परचेज करते हैं, रीयूज नहीं कर सकते। मेरा एग्जांपल है यार, पेन। पेन आपका नॉन ड्यूरेबल है या सेमी ड्यूरेबल है? पेन आपका नॉन ड्यूरेबल या सेमी ड्यूरेबल? अब मैंने बोला सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। अब कुछ लोग ज्यादा वो होते हैं, मतलब ज्यादा यार दिमाग खराब करने वाले होते हैं, वो कहते हैं ना, वो बाल की खाल उतारने वाले होते हैं। वो कहते हैं भाई पेन, मेरा पेन तो ऐसा है, अब पढ़ते तो है नहीं आधे स्टूडेंट, कहते हैं मेरा तो साल साल चल जाता है कि पेन, एक कॉपी साल साल चल जाती है। आर्ट्स वालों की चल जाती है कई बार, जो पढ़ना नहीं होता है, जिनकी पहचान होती है कॉपी को मोड़ मोड़ के ना, पूरा मोड़ के बस एक ही कॉलेज में लेके जाते हैं, और इस साल तो वो भी नहीं ले जा पाए बिकॉज ऑफ कोरोना, है ना, पूरा साल एक ही कॉपी चलाते हैं। तो कहते थे कॉपी जो है ना वो नॉन ड्यूरेबल, सॉरी सेमी ड्यूरेबल है। अब मैं कहता हूं बेटा पेन आपका क्या है? नॉन ड्यूरेबल है। पेन क्या है बेटा जी? नॉन ड्यूरेबल है, सेमी ड्यूरेबल नहीं है। पेन आपका क्या है?
पेन आपका है नॉन ड्यूरेबल। देखो जी सिंपल, मैंने एक बार यूज कर लिया, जितना मैंने यूज कर लिया, जितना यूज कर लिया, जितनी इंक खत्म होगी ना, उसको रीयूज कैसे कर सकते हो यार? उसको रीयूज कैसे कर सकते हो आप? टूथपेस्ट क्या है? नॉन ड्यूरेबल है। इवन एक बुक भी गलत कह रही है, टूथपेस्ट एक बुक में भी क्या दे दिया था, सेमी ड्यूरेबल बोल दिया था। बट एक बार टूथपेस्ट को आपने देखो सुबह निकालना, टूथपेस्ट निकालना, या अभी भी कर लो यार, ब्रश 2 टाइम कर लेना चाहिए। और टूथपेस्ट आपने यूज किया, उसको यूज कर लिया, अब उस टूथपेस्ट को जो आपने यूज कर लिया उसको दोबारा यूज कर सकते हो क्या? नहीं, वो तो खत्म हो गया। मतलब नॉन ड्यूरेबल क्या कहती है, जैसे ही आप उसको यूज कर लिया एक टाइम, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, राइट जी। तो आपके माइंड में जो कंफ्यूजन थी, लाइक पेन की, कॉपी की, टूथपेस्ट की, साबुन की, ये गुड्स बेटा जी मैं बेट लगा सकता हूं उस बुक में भी ये गलत थी। कहता है टेलीविजन, अरे बेटा टेलीविजन तो आप यूज करते हो ना, टेलीविजन तो आप 5 साल 7 साल 10 साल तक यूज करते रहते हो, उसको बार बार यूज कर रहे हो, टेलीविजन खत्म थोड़ी हो जाएगा, राइट है। बालकिशन जी कहते हैं मैं 3-3 बार ब्रश करता हूं, तो आपकी फिर बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाता होगा आपका। बट यार सिंपल सी बात है, पेन इज लिमिटेड टाइम पे खत्म हो जाती है, सेमी ड्यूरेबल डेफिनेशन सेज। पेन नहीं, पेन बेटा जी नहीं, सॉरी मैं नहीं मानता बेटा, अगर कोई चैलेंज कर सकता तो करके दिखाए। पेन बेटा जी, पेन क्या होता है, मतलब सेमी ड्यूरेबल का मतलब ध्यान से देखो, दीज आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एज कंपेयर टू ड्यूरेबल गुड्स। मतलब जिसे हम यूज कर सकते हैं, जैसे जूते हैं, एक बार जूते पहन लिए, उन्हीं जूतों को दोबारा पहन सकते हो, और कितने बार पहन सकते हो, 1 साल तक पहन सकते हो, कपड़ों को 1 साल तक पहन सकते हो। बट पेन को जितना आपने यूज कर लिया उसको दोबारा कैसे यूज कर सकते हो, उतने इंक तो आपकी खत्म होगी, उतनी एग्जिस्टेंस खत्म होगी ना। तो ये क्या है, ये तो ड्यूरेबल है, सॉरी नॉन ड्यूरेबल है। जितना एक बार यूज हो गया तो उसके बाद खत्म, रीयूज कहां से कर सकते हो? एक ही पेन को एक बार यूज करके दोबारा यूज करके दिखा दो मुझे, एक साबुन को यूज करके दोबारा यूज करके दिखा दो मेरे को, नॉट पॉसिबल यार, ठीक है जी। तो उसके बाद हम बात करें किसकी, सर्विसेज की। तो नॉन ड्यूरेबल आई थिंक आपको क्या हो गया, कंफर्म हो जाना चाहिए, अगर जिसके माइंड में कंफ्यूजन थी उसको अब क्लियर हो जाना चाहिए। इवन मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, बहुत फेमस बुक है ना, फेमस बुक आपकी ये उसमें लिखा हुआ था टूथपेस्ट, टूथपेस्ट आपका सेमी ड्यूरेबल में लिखा हुआ था यार। मैंने खुद उसके जो ऑथर को मैंने क्या करा, मेल की थी कि ये आपने गलत लिखा, इसको हटाइए। अब इस साल ही करिए, देखते हैं कब तक हटाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, सर्विसेज की। तो सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज दीज आर इनविजिबल सर्विसेज, मतलब जैसे यार चलो यार छोड़ो यार, जो मैंने पिछला पॉइंट बताया है ना, टाइप ऑफ गुड बताया, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा, यस और नो? ओके, कह रहे क्लियर हो गया जी। अब मेरे ये बताओ यार, कहां से मेरे अंदर कहां से क्या निकला और कहां आपके अंदर जाके घुसा कि आपको पता चल गया, समझ आ गया? क्या दिखा वो, है ना, क्या वो दिखा, वो वर्ड्स दिखे, कहां से आते हुए, आपके घर से आते हुए, बीच में कहीं आते हुए, दिल्ली से ट्रांसफर होते हुए यूपी गए, बिहार गए, महाराष्ट्र गए, कोलकाता गए, कहां कहां गए, वो दिखे नहीं, इसलिए बोलते हैं इनटेंजिबल। मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूं, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये क्या है, इनटेंजिबल है। क्लियर है? इसे सिर्फ फील कर सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया तो यस, मेरे को फील होगा कि यस यार सर्विस प्रोवाइड होगी। तो जैसे डॉक्टर की सर्विस, टीचर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, बैंक की सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज, कम्युनिकेशन की सर्विस, मैंने बोला हेलो, आप तक पहुंचा हेलो, क्या वो हेलो बीच में ट्रांसफर करता हुआ देखा? जैसे एक गॉड तुसी ग्रेट हो एक मूवी में था ना, वो मैसेज चेंज कर दिया था उसने, सलमान खान ने, बट ऐसा हकीकत में नहीं होता, नहीं तो सबके मैसेज एक दूसरे से टकराते फिरे ना, एक के मैसेज दूसरे टकरा के कहीं और ही पहुंच जाए, राइट है? क्लियर है? जिसने एक को भेजा आई लव यू, दूसरे ने भेजा आई हेट यू, ब्रेकअप करना चाहते हैं, वो कहीं किसी का मैसेज किसी को चला के लड़ाइयां झगड़े हो जाएंगे, है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी, नहीं देख सकते यार आप। फिर उसके बाद हम बात करें किसकी, कैपिटल गुड्स की बात करें। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? अब कंज्यूमर गुड खत्म, दी एंड, अब कैपिटल गुड्स की बात करें। दीज आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो फाइनल गुड्स होती हैं जो अदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, और ये वो गुड्स होती हैं जिसे हम बार बार यूज करते हैं, और ये वो गुड्स होती हैं जो जिसकी आपकी डायरेक्ट डिमांड नहीं होती है, ये होते हैं डिराइव डिमांड, है ना, मतलब ये किसी और की वजह से इनकी डिमांड हुई। जैसे कि कॉफी मेकर, क्या कॉफी मेकर कोई डिमांड करता है? कॉफी मेकर कोई डिमांड करता है? मेरे को ये बताइए यार, क्या कोई बंदा कॉफी मेकर डिमांड करता है? नहीं, कॉफी मेकर नहीं, डिमांड किसकी होती है? कॉफी की डिमांड होती है, आई नीड कॉफी, आई लव कॉफी, है ना, रात का टाइम है यार, कॉफी मिल जाए अगर इस समय ना तो मजा आ जाएगा, है ना। तो
कॉफी की डिमांड है, और कॉफी बनाने के लिए क्या चाहिए, एक किसको, कैफे को क्या चाहिए, या एक दुकानदार को क्या चाहिए, कॉफी मेकर चाहिए। तो कॉफी मेकर की डिमांड ड्राइव हुई बिकॉज ऑफ कॉफी। सो कॉफी इज अ डिराइव, कॉफी मेकर डिराइव डिमांड, और कॉफी मेकर क्या आपकी कैपिटल गुड्स है। तो कैपिटल गुड्स की जो मशीनों की डिमांड होती है वो आपकी क्या होती है, डिराइव डिमांड होती है। क्लियर गाइस। फिर उसके बाद बात करें डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल। यार बहुत इजी तरीके से आपको बता दिया। इंटरमीडिएट गुड जो कौन सी है, जो यूज एज या तो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो या फिर रीसेल पर्पस के लिए, और फाइनल गुड्स कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स हो सकते हैं। दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, विद इन बाउंड्री होती हैं। मतलब क्या होती है, विद इन बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन होती है, और ये रेडी टू यूज नहीं है, और ये आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री होती है, और इन्हें आप यूज कर सकते हो चाहे वो कंज्यूमर करे चाहे प्रोड्यूसर करे। फिर थर्ड बताया था वैल्यू एडेड। इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू इज एडेड टू दीस गुड्स, अभी वैल्यू ऐड करना बाकी है और इसमें वैल्यू ऐड करना बाकी नहीं है। अब एक और बात, अच्छा जब हम यार नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो कौन सी गुड्स को इंक्लूड करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को करेंगे या फाइनल गुड्स को करेंगे, किन गुड्स को इंक्लूड करेंगे, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, ओनली फाइनल गुड्स को। इंटरमीडिएट को कर लिया ना तो बेटा जी डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। आगे कंसेप्ट है वो भी पढ़ेंगे। चलिए अब कुछ यार आपके सामने गर्मा गर्म क्वेश्चन हो जाए। गर्मा गर्म चाय तो हम आपको परोस नहीं सकते, बट गर्मा गर्म क्वेश्चन जरूर आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। हॉट्स जिसे हम बोलते हैं, द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। पहले तो यस और नो बोलिए। कह रहे एक सेम चीज ही इंटरमीडिएट भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, यस और नो बेटा, डिफेंड और रिफ्यूट। ओके सबके आंसर सही है खुशहाल के अलावा, है ना। खुशहाल कहता है नो, बाकी सब कहते हैं यस, है ना। तो यस सेम गुड इंटरमीडिएट भी हो सकती है और सेम गुड क्या हो सकती है, फाइनल गुड भी हो सकती है। यस एग्जांपल बेटा दूध, इफ मिल्क इज परचेज बाय हाउस होल्ड इट इज फाइनल गुड। यार रेडी टू यूज है, दूध मैंने क्या कर, दूध मैंने परचेज किया, उसके बाद क्या करूंगा, मैं उसको यूज करूंगा, सिंपल सी बात है। इफ मिल्क इज परचेज बाय टी स्टॉल ऑनर, चाय की दुकान वाले ऑनर ने अगर वो दूध परचेज किया, उसने क्या करना भाई, दूध को यूज नहीं करना, मतलब दूध फाइनल कंजप्शन के लिए नहीं करना, उसने दूध का क्या बनाना है, दूध की चाय बनानी है, मतलब वैल्यू ऐड करनी है। जो 500 रुपए का दूध परचेज किया उससे 1500 रुपए की चाय बना के बेचनी है, तो वैल्यू इज येट टू बी एडेड, है ना। तो ये चीज क्या है। अब फोन की बात करो, अगर फोन मैंने परचेज किया, हाउस होल्ड नहीं करा, उसके लिए फाइनल गुड होगी। और अगर वही फोन किसने परचेज करा, एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब सचदेवा इलेक्ट्रॉनिक एक दुकान है जहां पे मतलब फोन्स वगैरह, फोन का डीलर है वो, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड हो गया। क्लियर है, मतलब इट डिपेंड अपॉन एंड यूजर। एंड यूजर कौन है, अगर एंड यूजर कंज्यूमर है तो कंज्यूमर फाइनल गुड, एंड यूजर प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर फाइनल गुड। बट अगर क्या है, एंड यूजर कौन है, प्रोड्यूसर है, उसको एज अ रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, अगर एज अ उसको रीसेल करने के लिए परचेज कर रहा है, तो वो गुड्स उसके लिए क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगी। समझ में आया, यस सर समझ में आ गया। चलिए अगला हॉट्स क्वेश्चन, गर्मा गर्म क्वेश्चन। ऑल कैपिटल गुड्स आर नॉट, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। पहले तो आपको समझना पड़ेगा प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स तो यार जो भी प्रोड्यूसर के पास गुड्स होती है, समझ लो, आपको वेरी इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, जो भी प्रोड्यूसर की गुड्स होती है वो प्रोड्यूसर गुड्स होती है, चाहे वो रॉ मटेरियल है मतलब स्टॉक है, चाहे वो फिक्स एसेट है, ये सारी की सारी प्रोड्यूसर गुड्स होती है। कैपिटल गुड्स होती हैं वो आपकी गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है, मतलब ये मशीनें आ गई, तो मतलब कैपिटल गुड में क्या आ गया, कैपिटल गुड में आ गया सिर्फ मशीन्स। कैपिटल गुड्स में क्या आ गया, मशीन। और मशीन की डेफिनेशन अगर करनी है तो 3 इडियट्स का 5 मिनट का सीन लगा लेना बेटा जी, है ना। व्हाट इज मशीन, है ना। एक क्या कहते हैं, पेंट की जिप से लेके एरोप्लेन तक सब मशीन है, 1 सेकंड में अप, 1 सेकंड में डाउन, 1 सेकंड में अप, 1 सेकंड में डाउन, है ना। तो यार कैपिटल गुड्स मतलब मशीन है, लेमन लैंग्वेज बता रहा हूं, क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। कैपिटल गुड्स मतलब मशीन है और प्रोड्यूसर गुड्स मतलब मशीनें प्लस रॉ मटेरियल। अब मेरे को ये बताइए यार, सारी मशीनें तो इसमें भी आ गई बट इसमें रॉ मटेरियल इधर नहीं आया, तो इसका मतलब सारी कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर की होती है, मतलब सारी मशीनें तो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, बट सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल भी आता है, रॉ मटेरियल इज नॉट कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल इज नॉट अ कैपिटल गुड्स। समझ में आया, यस सर। ओके, देन उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इन्वेस्टमेंट की। क्या बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। और गाइस मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट जो नोट्स हैं ये मेरे, मैं ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा।
मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ यार, देखो क्या मैक्रोइकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और जो अभी तक जो ग्रुप में नहीं है तो यार मेरे को मैसेज करेंगे 9888639080 पे, तो मैं उसको ऐड कर लूंगा अपने इस लाइव सेशन वाले ग्रुप में, ठीक है जी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग एंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशन मेड टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है यार? इन्वेस्टमेंट आप बताइए यार, क्या होती है इन्वेस्टमेंट? सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, क्या होती है इन्वेस्टमेंट? ओके, राइट। इन्वेस्टमेंट होती है अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करो और वहां से आपको क्या मिले, प्रॉफिट अर्निंग अगर हो, है ना, वहां से आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, वो आपकी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। चाहे आपने लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, चाहे आपने क्या किया, रॉ मटेरियल में पैसा इन्वेस्ट किया, है ना, रॉ मटेरियल में, स्टॉक में इन्वेस्ट किया, चाहे आपने फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किया, मतलब जहां से आपको क्या होगा, अर्निंग होगी, वो आपकी क्या कहलाती है, इन्वेस्टिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। तो हम बात करें, इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है यार, एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है यार जो भी आज की वैल्यू है। जैसे कि आपके पास बाइक होगी, जिसके पास बाइक है वो मेरे को बताओ यार, बाइक आपने कितने रुपए की खरीदी, बाइक आपने कितने परचेज की खरीदी, कितने रुपए की परचेज करी? बाइक आपने सपोज करो यार 1,20,000 की खरीदी, 1,20,000 की खरीदी। अरे 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 भाई, जीरो कितनी लगा दी यार, बाइक खरीद रहे हो, है ना, इतनी जीरो लगा दी। 1 लाख की आपने बाइक परचेज करी। अब ये जो 1 लाख की आपने बाइक परचेज करी है, आज उसकी वैल्यू क्या है, 75,000। ये जो 25,000 कम होगी, ये डेप्रिसिएशन है। 1 लाख आपकी ग्रॉस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है और आज आपकी क्या है, नेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 75,000। ठीक है। अब ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है बेटा, ये दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है आपकी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। एक आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है और सेकंड क्या है बेटा, आपकी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। मतलब जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, एक तो फिक्स एसेट में करते हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, एसी, ये सारी आपकी होगी फिक्स इन्वेस्टमेंट। और एक आप पैसा इन्वेस्ट करते हो अपना रॉ मटेरियल में। चलिए देखते हैं। अब यहां पर बालकिशन तिवारी हैं जिन्होंने धंधा करना है, मतलब बिजनेस करना है, व्यापार करना है ना, उन्होंने एक दुकान खोलनी है। यार जब दुकान खोलनी है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए? दुकान खोलनी है तो आप एक शॉप लेनी पड़ेगी, है ना, पहले जमीन ली, उसके ऊपर दुकान बनाई, फिर उसके बाद एसी लगवाया, फर्नीचर करा और वहां पे सारा का सारा और रैक वगैरह सेट किए, राइट। ये सारा का सारा आपकी क्या है, फिक्स एसेट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो सेकंड है, उसके साथ साथ क्या चाहिए, रॉ मटेरियल भी तो चाहिए ना, माल भी तो चाहिए ना, बेचना है, माल ही तो बिकेगा बेटा धंधे में, है ना। तो जो माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो भी चाहिए। तो जो आपने पहले वाली सारी इन्वेस्टमेंट करी थी वो आपकी क्या होगी, फिक्स इन्वेस्टमेंट। और जो सेकंड वाली है, जो माल मतलब रॉ मटेरियल की बात करेंगे, वो क्या है आपके आपकी चेंज इन स्टॉक या फिर बात करें इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, ओके। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट आपको बता दिया मैंने। फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब जो फिक्स एसेट का स्टॉक बढ़ा दे, दैट इज मशीनरी एंड इक्विपमेंट या फिर बिल्डिंग, प्रीमाइसेस एक्सेट्रा। इसे हम फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जाता है। याद रखना, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड के, तो यहाँ पर ये यूज होगा फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन इन्वेंट्री या चेंज इन स्टॉक, ये यूज किया जाएगा। क्लियर है? ओके। सो ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। और सेकंड क्या बेटा जी, स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब ये जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है, ये क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। अब इसमें क्या क्या आ गया, जो स्टॉक होता है इसमें फिनिश गुड्स भी आती है, इसमें सेमी फिनिश भी होती है और रॉ मटेरियल, मतलब तीनों का स्टॉक, गुड्स आ जाते हैं इसमें, स्टॉक तीनों की गुड्स आ जाती हैं। तो गुड्स क्या है, इन्वेंट्री है। और जो इन्वेंट्री, यहाँ पे इन्वेंट्री दिख रहा होगा, इन क्या है, इन यहाँ पे आ गई, इन आगे लग गया बेटा, फॉर्मेट थोड़ा सा उधर चला गया, इन्वेंट्री है वो। ओके। तो चाहे फिनिश गुड्स है, चाहे रॉ मटेरियल है, चाहे सेमी फिनिश गुड्स है, उनकी बात करेंगे, वो आपकी हो जाती है आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे ये निकालना कि यार मैंने इस साल कितना इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किया, तो सिंपल सी बात है यार, साल के एंड में मेरे पास स्टॉक कितना है, 10 लाख का। साल की शुरुआत में कितना था, 2 लाख का। तो मैंने कितना इन्वेस्ट किया भाई इन्वेंट्री में, 8 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए। तो अगर फिक्स इन्वेस्टमेंट भी निकालनी हो तब भी यही फॉर्मूला, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट चाहिए तब भी यही फॉर्मूला, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, राइट है। तो आज के बाद जब भी चेंजिंग स्टॉक की बात करेंगे तो आपका फॉर्मूला होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दैट्स इट। ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे यार नेट इन्वेस्टमेंट की। नेट इन्वेस्टमेंट में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सिंपल सी बात है। ग्रॉस मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए की आपने जो बाइक ली, वो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। आज जो वैल्यू है 75,000, वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट है।
तो ये ग्रॉस में से क्या माइनस करेंगे कि नेट आएगा, तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, ओके सर। चलिए आगे बात करेंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है यार, डेप्रिसिएशन होती है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यू का कम होना इज नोन एज डेप्रिसिएशन। क्या बोला, फिक्स एसेट की वैल्यू का कम होना इज नोन एज डेप्रिसिएशन। अब ये जो डेप्रिसिएशन है इसके क्या कारण है भाई, अरे सबसे पहले बात करें नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर, आप किसी भी चीज को यूज करते रहो करते रहो करते रहो, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी क्या, है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप अपनी बाइक को यूज कर रहे हो, आप अपने बस कह रहा हूं मैं, अपनी गाड़ी को यूज कर रहे हो, है ना, इनकी वैल्यू क्या होती है, कम होती रहती है। आप कपड़ों को यूज कर रहे हो यार, मतलब ये कपड़ा जब खरीदा था इसकी वैल्यू जाती है, मैं रोज यूज करी जाऊंगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, नॉर्मल वियर एंड टियर से। ठीक है, सेकेंड उसके बाद करें एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, मतलब कुछ एक्सपेक्टेड है कि यार वैल्यू ने कम होना ही होना है, कैसे, क्या क्या एक्सपेक्टेड होता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी के आने के कारण पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो सिंपल सी बात करें यार, जब ना टच वाले फोन नहीं आए थे तो जो कीपैड वाले फोन थे ना उसकी बड़ी वैल्यू थी यार, बहुत वैल्यू थी, मेरे पास भी था, है ना, नोकिया 1100, बड़े साल रखा मैंने यार। पहले तो हमें यही मिलता था, बट आजकल तो सबको स्मार्टफोन मिले हुए हैं, है ना, हमें तो स्मार्टफोन पता नहीं कब जाके, बीकॉम आई थिंक ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में स्मार्टफोन मिला था यार मेरे को, या सेकंड ईयर की बात करें, है ना, तो तब तक स्मार्टफोन नहीं था, तो कीपैड वाले की वैल्यू बहुत ही, पर जैसे ही स्मार्टफोन आया, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी की, पुरानी की वैल्यू ऑटोमेटिकली खत्म। तो न्यू टेक्नोलॉजी के आने के कारण पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेकेंड, अगर डिमांड चेंज होगी बेटा, अब मतलब लोगों को वो चीज पसंद ही नहीं आ रही, मतलब पहले जो गोल गले वाली टी शर्ट की डिमांड थी, अब गोल गले वाली टी शर्ट की डिमांड ही खत्म होगी, अब क्या कॉलर वाली टी शर्ट की डिमांड शुरू होगी, तब भी आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपकी वैल्यू मतलब आपके प्रोडक्ट की वैल्यू की बात कर रहा हूं, राइट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट, उसके बाद डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है बेटा जी, आपको एसेट को रिप्लेस करने के लिए एक फंड बनाया जाता है। मतलब जैसे आपने एसी लिया यार, आज एसी लिया 40,000 का, अब आपको पता है 10 साल चलेगा, 10 साल के बाद ये तो हो जाएगा जीरो, 10 साल का जीरो हो जाएगा, दोबारा से आपको 40,000 का एसी दोबारा खरीदना पड़ेगा। अब 40,000 का दोबारा एसी खरीदोगे, इसलिए आप डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड करते रहोगे, हर साल आप कुछ 4,000 कुछ 5,000 पैसा संभाल के रखते रहोगे और रिजर्व में डालते रहोगे। ठीक है जी, पढ़े। A depreciation reserve fund is a fund to replace the worn out of fixed asset. It fulfill the need for replacement investment. Lack of depreciation reserve fund implies the lack of replacement investment accordingly, है ना, मतलब जैसे कि बात करें, अरे अरे क्या हो गया, अरे कुछ गड़बड़ होगी, एक मिनट देना गाइस, एक मिनट। जैसे चलो बात कर लेते हैं यार, जानवी क्या कर रही थी, जानवी के शादी होनी है ना, शादी, जानवी की शादी होनी है, तो जब शादी होनी है तो पापा को पता है यार पैसे तो चाहिए। अब क्या करते हैं पापा, क्या करेंगे, जब जानवी कब कितने साल की हो जाएगी, 25 साल की, 28 साल की, 30 साल की हो जाएगी, तब पैसे अरेंज करेंगे क्या, अरे नहीं, कब करेंगे, पहले से, मतलब जिस दिन जानवी पैदा हुई तब से ही पैसे इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए जानवी के पापा ने, है ना, तो वो क्या कर दिए, ताकि एकदम से बर्डन ना पड़े, और इतना मत हंसो, है ना, ज्यादा हंस रहे हो, सिर्फ जानवी के पापा नहीं, सबके पापा ने, है ना, सबके पापा ने पैदा होते ही बेटा, चाहे वो आप बॉय हो चाहे गर्ल हो, है ना, खर्चा सिर्फ गर्ल की शादी में थोड़ी आता है, बॉयज की शादी में भी आता है। तो यार पढ़ाई के लिए हो गया, शादियों के लिए हो गया, खर्चा पहले से ही क्रिएट करने लग जाते हो, जो कि यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका आज का पहला होमवर्क है एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस को पढ़ के आना है यार डिटेल में, है ना। वैसे मैं आपको ऊपर से बता रहा हूं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होता है जो आपको पता है कि वैल्यू कम होगी ही होगी, जैसे कि टेक्नोलॉजी के चेंज होने से वैल्यू कम होनी ही होनी है, राइट है, नई टेक्नोलॉजी के आने से पुरानी की वैल्यू कम होनी है, डिमांड के चेंज होने से वैल्यू कम होनी है, ये एक्सपेक्टेड है, हर बंदा एक्सपेक्ट करके चल रहा है। सेकेंड है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, है ना, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक मतलब वही, सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, राइट है, तो इससे वैल्यू कम हो जाती है कि आप सोच के चलते हो कि यार इस साल ना फ्लड आएगा, इस साल क्या आएगा, मतलब अर्थक्वेक आ जाएगा, इतने का नुकसान हो, अरे नहीं, ये एक्सपेक्टेड नहीं होता। और ये जो अनएक्सपेक्टेड है ना, ये आपका डेप्रिसिएशन का भी पार्ट नहीं होता है, ये आपका कैपिटल लॉस होता है।
मतलब जो डेप्रिसिएशन में सिर्फ कौन सा वाली वैल्यू कम होएगी अगर वो लेते हैं बेटा, एक्सपेक्टेड वाली। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस आपका डेप्रिसिएशन का पार्ट है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस आपका कैपिटल लॉस का पार्ट है। किसका पार्ट है? कैपिटल लॉस का पार्ट है, याद रखना इस चीज को बेटा। तो यहां पे दिया हुआ है एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड, और उसके बाद कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। मतलब वही है बेटा, एक्सपेक्टेड मतलब डेप्रिसिएशन, अनएक्सपेक्टेड मतलब कैपिटल लॉस। ठीक है, इसको डिफरेंस को भी एक बार कर लोगे, मैंने आपको बता दिया, एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, अनएक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ नॉट पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। राइट जी, क्लियर है। और जो एक्सपेक्टेड होता है डेप्रिसिएशन, उसको कैसे मैनेज करते हैं? थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। किसके थ्रू बेटा? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के तहत। और जो अनएक्सपेक्टेड होता है उसको आप इंश्योरेंस से आप क्या करते हो? मैनेज करते हो। जैसे यार अब अनएक्सपेक्टेड क्या, अर्थक्वेक आ गया है ना, या फ्लड आ गया, या फिर आप बाहर से सामान ला रहे हो, उसके आपने इंश्योरेंस करा लिया, यार अगर मतलब हो सकता है शिप पलट जाए, राइट। ये एक्सपेक्टेड थोड़ी है शिप पलटेगी, ये एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, ये एक्सपेक्टेड होता है कि आपकी क्या हो सकती है, मतलब वही चीज डिमांड पैटर्न चेंज हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड होता है। क्लियर। उसके बाद आगे हम बात करें यार, आगे बात करें सिग्निफिकेंस। बहुत इजी आपका क्या है, एक मिनट, हाँ बहुत इजी है बेटा। सिग्निफिकेंस जो है, एक दो क्वेश्चन थे सॉरी। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस बेटा आने के चांसेस नहीं है, बट एक बार फिर भी आप रीड कर लोगे, नोट्स आपके पास प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, जिसको भी नोट्स चाहिए बेटा मेरे को पर्सनल नंबर पे 9888639080 पे मैसेज कर देना। राइट है, ये आपका होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, जो कि आने के चांसेस बहुत रेयर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पहले 2 चैप्टर खत्म हुए, जो कि 2 लेक्चर में हमने खत्म कर लिए। अब हम बात करेंगे कल से नेशनल इनकम की। मतलब अब यहाँ पर अगले बात करें 4 + 2 6 और 1 7 दिन, 7 दिन हमारे पास हैं, जहाँ पे हमने कंसेप्ट पूरे करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं, और उसके बाद हमने एमसीक्यूज करने हैं। तो 7 डेज अभी और हैं, क्योंकि टोटल नेशनल इनकम में हम 9 डेज लगा के चल रहे हैं जी। 9 डेज में हम नेशनल इनकम को कंप्लीट करेंगे। 2 लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। कल हम करेंगे 3rd चैप्टर नेशनल इनकम। एक्चुअल में नेशनल इनकम, अभी तो क्या था, बेस था नेशनल इनकम का, अब एक्चुअल में नेशनल इनकम स्टार्ट होएगा। दैट इज क्या क्या होगा बेटा जी, जिसमें नेशनल इनकम होती क्या है, नेशनल इनकम होती क्या है, और फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है ना, वो सारा का सारा हम पूरे कंसेप्ट्स को एक एक, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं, गरम गरम क्वेश्चन आने वाले हैं, हॉट्स आने वाले हैं। ये आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये आपकी डोमेस्टिक इनकम में होगा या नहीं होगा, ये वाला नॉर्मल रेजिडेंट ट्रीट करेंगे इस पर्सन को, नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, या करेंगे तो क्यों करेंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको भी इसमें प्रॉब्लम है तो जी क्या करना है, वेट करना है कल तक का। कल